नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर पीकम चौधरी। हमने भारत का अपवाह तंत्र में सिंधु नदी तंत्र हम कर चुके थे। हम अगले पार्ट में अब गंगा नदी तंत्र पढ़ेंगे। लगभग स्टार्ट कर रहे हैं कि लगभग 8.5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र कौन सा है? गंगा नदी तंत्र है। इसकी प्रमुख नदियां देखें तो गंगा, यमुना, सोन, चंबल, कोसी इसकी प्रमुख नदियां हैं और यहीं से अधिकांश नदियां हिमालय से निकलती हैं और बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। गंगा नदी तंत्र का विस्तार देखें तो देश में भारत, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश में फैला हुआ है और भारत के 15 राज्यों में इसका विस्तार है। गंगा नदी तंत्र ब्रह्मपुत्र के साथ मिलकर विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है और अत्यधिक धार्मिक और आर्थिक पर्यावरणीय महत्व का नदी तंत्र है। ये गंगा नदी तंत्र आप देख सकते हो। भारत की सबसे पवित्र व बड़ी नदी गंगा नदी है। भारत की जो सबसे पवित्र और बड़ी नदी देखें तो जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर लंबी है और इसका उद्गम देखें तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गोमुख के निकट गंगोत्री हिमानी से होता है और गंगा की दो शीर्ष धाराएं पहली अलकनंदा व भागीरथी हैं जो उत्तराखंड में देवप्रयाग में संगम कर गंगा नदी का निर्माण करती हैं। गंगा नदी की दो धाराएं अलकनंदा और भागीरथी जब उत्तराखंड के देवप्रयाग में मिलती हैं वहीं से गंगा नदी का निर्माण होता है और इसका मुहाना देखें तो डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में ये गिरती है। राज्य उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक बहती है और बिहार, झारखंड में सबसे कम बहती है और पश्चिम बंगाल में बहने के बाद यह बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। यह अपने सांस्कृतिक, धार्मिक और आध्यात्मिक आर्थिक महत्व के कारण से भारत की जीवन रेखा भी कहा जाता है। वर्तमान में अत्यधिक प्रदूषण से ग्रसित गंगा नदी है। गंगा नदी तंत्र में देखते हैं कि धौली गंगा और अलकनंदा जो कि विष्णु प्रयाग का निर्माण करती है। ये विष्णु प्रयाग जो धौली गंगा अलकनंदा मिलते हैं तो उसे विष्णु प्रयाग कहते हैं। नंदाकनी अलकनंदा मिलती है उसे नंद प्रयाग कहते हैं। पिंडर अलकनंदा मिलती है उसे कर्ण प्रयाग पिंडर और मंदाकिनी और अलकनंदा मिलती है उसे रुद्र प्रयाग कहते हैं। भागीरथी अलकनंदा मिलते हैं देव प्रयाग। यहीं से गंगा नदी का नाम गंगा नदी पड़ता है और धौलीगंगा अलकनंदा विष्णु प्रयाग, नंदाकिनी अलकनंदा नंद प्रयाग, पिंडर अलकनंदा कर्ण प्रयाग, मंदाकिनी अलकनंदा रुद्र प्रयाग और भागीरथी अलकनंदा देव प्रयाग। अब देखते हैं यमुना नदी जो कि गंगा नदी की ही सहायक नदी है। यमुना नदी पढ़ते हैं। गंगा नदी की सबसे पश्चिमी और सबसे लंबी सहायक नदी है और इसका उद्गम जो कि बदरपुर रेंज के यमुनोत्री ग्लेशियर से इसका उद्गम होता है जो यह 1370 किलोमीटर लंबी है। गंगा नदी के सबसे पश्चिम की ओर सबसे लंबी सहायक नदी यमुना नदी है और यह इसका उद्गम बदरपुर रेंज की यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है। इसकी लंबाई 1370 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदियाँ यमुना की सहायक नदियाँ देखते हैं तो बाईं ओर से मिलने वाली टोस, हिंडन, रिंद व सेगर, बरुड़ा ये बाईं ओर से यमुना मिलती हैं। दाईं ओर से चंबल, सिंध, बेतवा, कैन ये दाईं ओर से मिलती हैं। प्रमुख शहर देखते हैं यमुना नदी के किनारे दिल्ली, फरीदाबाद, मथुरा, आगरा, इटावा, प्रयागराज जो कि यमुना नदी के किनारे स्थित हैं। इसका मुहाना देखें तो प्रयागराज में गंगा में संगम करती है, प्रयागराज में गंगा में मिलती है और यह अत्यधिक प्रदूषित नदी है। यह अत्यधिक प्रदूषित नदी है और इसका अधिकांश जल सिंचाई उद्देश्य तो हरियाणा, उत्तर प्रदेश में आगरा में नहरों के द्वारा उपयोग लिया जाता है। चंबल नदी देखते हैं। इसका उद्गम जानापाव की पहाड़ियाँ जो महू, इंदौर, मध्य प्रदेश में पड़ती हैं और इसका मुहाना देखें तो इटावा के पास यमुना नदी में मिल जाती है चंबल नदी। और चंबल नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ देखें तो बाईं ओर से बनास, मेज, खारी नदी बाईं ओर से मिलती हैं और दाईं ओर से देखें तो पार्वती, काली सिंध, छिपरा नदी चंबल नदी में दाईं ओर से मिलती हैं। इसके विशेष तथ्य देखते हैं। यह मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा पर बहती है। दोनों का भागीदारी 50% है दोनों की। यह एक अध्यारोपित नदी है और चंबल जो कि बीहड़ उत्खात भूमि का निर्माण करती है और घड़ियाल संरक्षण हेतु चंबल नदी प्रसिद्ध है। इस पर जो परियोजनाएं चलती हैं वो देखते हैं। गांधी सागर परियोजना जो कि मध्यसौर मध्य प्रदेश में चलाई गई है
राणा सागर चित्तौड़गढ़ राजस्थान में, जवाहर सागर राजस्थान में, कोटा बिराज राजस्थान में। अब देखते हैं सोन नदी। सोन नदी का उद्गम अमरकंटक की जो पहाड़ियां हैं अनूपपुर मध्य प्रदेश में इसका उद्गम होता है। इसका मुहाना देखें तो गंगा नदी पटना बिहार में इसमें मिल जाती है, गंगा नदी में मिल जाती है। और सहायक नदियां देखें, सोन नदी के सहायक नदियां रहेंद, कोयली, गोपाल, कान्हर, जो कि सोन नदी की सहायक नदियां हैं। ये सभी ना सोन नदी की सहायक नदियां हैं। यदि सोन नदी पर परियोजनाएं देखें तो बाणासुर परियोजना जो कि शहडोल मध्य प्रदेश में है, और इंद्रपुरी बैराज जो कि बिहार पटना में है। गंडक नदी, इसका उद्गम धौलागिरी नेपाल तिब्बत सीमा माउंट एवरेस्ट के निकट होता है। मुहाना इसका नदी गंगा नदी सोनपुर बिहार ये मिल जाती है। सहायक नदियाँ गंडक की सहायक नदियाँ काली गंडक, त्रिशूल गंगा नदी। और परियोजनाएं गंडक नदी पर गंडक परियोजना जो कि भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। गंडक परियोजना जो कि भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। घाघरा नदी देखें तो यहाँ उद्गम जो कि मामचा, चुंगो, हिमरत तिब्बत से इसका उद्गम होता है। मुहाना गंगा नदी छपरा बिहार में इसमें मिल जाती है। सहायक नदियाँ यदि घाघरा की सहायक नदियाँ देखें तो राप्ती, शारदा, छोटी गंडक, सरयू जो कि घाघरा की सहायक नदियाँ हैं। इसके किनारे प्रमुख शहर देखें तो अयोध्या जिस सरयू नदी के किनारे स्थित है, और फैजाबाद। यह बाढ़ प्रवण नदी है जो घाघरा नदी। अब देखें कोसी नदी क्या है। कोसी नदी यदि कोसी नदी का उद्गम देखें तो गोसाईनाथ शिखर सप्तकोशी क्षेत्र तिब्बत से इसका उद्गम होता है। और इसका मुहाना गंगा नदी भागलपुर बिहार में ये मिल जाती है। और कोसी के सहायक नदियां देखें तो सुन कोसी, अरुण कोसी और तुम्बर कोसी कोसी की सहायक नदियां हैं। इसके बारे में जो विशेष तथ्य हैं उसके बारे में देखते हैं तो यह एक पूर्ववर्ती नदी है जो बाढ़ व मार्ग परिवर्तन के लिए जाने जाती है। जो कोसी नदी बाढ़ व मार्ग परिवर्तन के लिए जानी जाती है। अत्यधिक बाढ़ आने के कारण इसे बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी को ही नदी को ही बिहार का शोक कहा जाता है। भारत और नेपाल ने 1965 में बाढ़ से नियंत्रण कम कर दिया था। भारत और नेपाल ने 1965 में बाढ़ नियंत्रण का काम कर रहे हैं। और इस नदी का निर्माण 7 अफवाह के मिलने से हुआ है, और इस कारण इसे सप्तकोशी भी कहा जाता है। कोसी नदी को ही सप्तकोशी कहा जाता है क्योंकि इसका निर्माण 7 अफवाहों के मिलने से हुआ है। अब देखें रामगंगा नदी, जो इसका उद्गम गढ़वाल की पहाड़ियाँ कहाँ पर उत्तराखंड में पड़ते हैं। रामगंगा नदी का वहीं से उद्गम होता है। और इसका मुहाना गंगा नदी में कन्नौज उत्तर प्रदेश में यह मिल जाती है। यह गंगा की बाईं ओर से प्रथम सहायक नदी है और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से होकर गुजरती है। रामगंगा नदी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में है, सबसे प्राचीन जो नेशनल पार्क है उससे रामगंगा नदी गुजरती है। अब देखें तो दामोदर नदी, उद्गम छोटा नागौर का पठार जो कि पलाम झारखंड में पड़ता है, वहीं से इसका उद्गम होता है। और मुहाना ये मिलती है उगली नदी पश्चिम बंगाल में, जो ब्रह्मपुत्र जो गंगा नदी में मिलती है। उगली नदी मिलती है और उगली नदी गंगा नदी में मिलती है। सहायक नदियां देखें तो बोकारो, कोनार, जमुनिया, बराकर दामोदर की सहायक नदियां हैं। दामोदर के विशेष तथ्य देखते हैं तो यह पूर्वी भारत की नदी जो भ्रश घाटी में प्रवाहित होती है। और भारत की प्रथम घाटी परियोजना दामोदर घाटी परियोजना 1968 में शुरू की गई। अत्यधिक प्रदूषण के कारण इसे भारत का जैविक मरुस्थल कहा जाता है और अत्यधिक प्रवणता के कारण इसे बंगाल का शोक, दामोदर नदी को कोसी को जो कि बिहार का शोक और बंगाल का शोक किसे कहा जाता है, दामोदर को। महानदी देखें, इसका उद्गम दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ पश्चिम बंगाल में पड़ती हैं, वहाँ से महानदी का उद्गम होता है। और मुहाना देखें, गंगा नदी पश्चिम बंगाल में ही यह मिल जाती है। और बाएं तट से मिलने वाली गंगा की अंतिम सहायक नदी कौन सी है? महानदी। महानदी बाएं तट से मिलने वाली अंतिम सहायक नदी महानदी है। अब बेतवा नदी देखें, इसका उद्गम कुमारा गांव रायसेन की पहाड़ियाँ जो कि रायसेन गांव में मध्य प्रदेश में पड़ती हैं। कुमारा गांव रायसेन मध्य प्रदेश जो कि वहीं से इसका उद्गम होता है। और इसका ये जो कि यमुना नदी जो कि हमीरपुर उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में बेतवा नदी मिल जाती हैं। और बेतवा नदी के सहायक नदियाँ दसान, इसे बिन्ना भी कहा जाता है। इसके विशेषताएं देखते हैं जिसपे जो बेतवा नदी पर जो कि माता टीला व राजघाट केन बेतवा लिंक परियोजना शुरू की गई है। और शहर देखें तो बेतवा नदी के किनारे शहर सांची जो कि ओरछा और हमीरपुर और विदिशा और झांसी।
बेतवा नदी का उद्गम देखें तो कुमारा गांव रायसेन मध्य प्रदेश से मिलती है। यमुना नदी में हमीरपुर उत्तर प्रदेश में, सहायक नदी दसाना बीना, इसी पर माता टीला राजघाट केन बेतवा लिंक परियोजना शुरू की गई है। और इसके किनारे शहर देखें तो सांची और हमीरपुर और विदिशा झांसी इसके किनारे शहर हैं। के नदी देखें तो उसका उद्गम कैमूर जो कि कटनी मध्य प्रदेश में है, वहीं से के नदी का उद्गम होता है। और मुहाना देखें, ये यमुना नदी में बादा उत्तर प्रदेश में मिल जाती है। और सहायक नदियाँ सोनार उर्मिल इसकी सहायक नदियाँ हैं। इसकी विशेषताएं देखें तो परियोजना डोदन बांध केन बेतवा लिंक परियोजना। और शहर देखें तो बांदा पन्ना शहर केन नदी के किनारे हैं। और अन्य नदी पर बने बांध से पन्ना जीव आरक्षित क्षेत्र प्रभावित है। अब देखते हैं ब्रह्मपुत्र। हम जो सिंधु नदी तंत्र गंगा नदी तंत्र 2 कर चुके हैं, अब हम ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र करते हैं। ब्रह्मपुत्र उसकी सहायक नदियों से निर्मित विश्व की सबसे बड़ी नदी तंत्रों में से एक है। और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र में ब्रह्मपुत्र नदी आती है, सुबनसिरी नदी, मानस, तीस्ता, धनसिरी ये सभी ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के अंतर्गत आती हैं। इसके मुहाने बंगाल की खाड़ी में सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करते हैं। बंगाल की खाड़ी में सुंदरवन डेल्टा का निर्माण ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा किया जाता है। इसका अपवाद क्षेत्र तिब्बत, भारत और बांग्लादेश में इसका अपवाद क्षेत्र है। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, इसका उद्गम देखें। ब्रह्मा नदी इसका जो उद्गम है ब्रह्मा नदी का कैलाश पर्वत की श्रेणी में मानसूर झील के निकट चेमायू युगडुग ग्लेशियर से इसका उद्गम होता है। मुहाना देखें तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। सहायक नदियाँ देखें तो सुबनसिरी सबसे बड़ी सहायक नदी हैं। लोहित और हितांग, तीस्ता ये सहायक नदियाँ हैं। लंबाई देखें तो 2900 किलोमीटर लंबी हैं और भारत में 916 किलोमीटर है। और इसकी लंबाई टोटल लंबाई ब्रह्मपुत्र नदी की टोटल लंबाई तो 2900 किलोमीटर है और भारत में इसकी लंबाई 916 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र नदी के नाम देखें तो तिब्बत में यारलंग सांगपो और अरुणाचल प्रदेश में सियांग व दियांग। असम व शेष भारत ब्रह्मपुत्र लोहित व दिबांग नदियों के मिलने के बाद असम व शेष भारत में ब्रह्मपुत्र का नाम लोहित व दिबांग नदियों के मिलने के बाद इसका नाम असम में ब्रह्मपुत्र नाम पड़ा था। और बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को जो भारत में इसे ब्रह्मपुत्र नदी कहा जाता है, जो कि लोहित व दिबांग नदियों के मिलने के बाद इसे ब्रह्मपुत्र नदी कहा जाता है। यदि बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है। इसकी जो नदियाँ हैं इसमें जो यहाँ देख सुबनसिरी जो दाएं तट से सुबनसिरी, कामेंग, बरली, मानस, सकोच, राय जो कि दाएं तट से ये देखो दाएं तट से ये बाईं ओर से ब्रह्मा नदी की जो रायडेक, दरला, तीस्ता ये दाएं तट की ओर मिलती हैं। बाएं तट की बाईं ओर से दिबांग, लोहित, बुड्ढी दिबांग, दिखू, सनसिरी, कोलंग, कपिली ये बाईं ओर से मिलती हैं नदियाँ। मानस नदी देखें, मानस नदी इसका उद्गम तिब्बत, हिमालय, भूटान से मानस नदी का उद्गम होता है और ये ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती हैं। और इस मानस नदी के बारे में देखें तो भूटान की सबसे बड़ी नदी प्रणाली मानस नदी है और मानस वन्य जीव अभयारण्य से प्रभावित होती है। जो मानस वन्य जीव अभयारण्य से मानस नदी प्रभावित होती है। तीस्ता नदी देखें तो इसका उद्गम चोलामू झील जो कि जम्मू ग्लेशियर सिक्किम में पड़ता है, वहीं से इसका तीस्ता नदी का उद्गम होता है। इसका मुहाना देखें तो जमुना जो कि बांग्लादेश में इसको जमुना के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को वहीं से मिल जाती है। रंगपुर बांग्लादेश में मिलती है। ब्रह्मपुत्र नदी या जमुना नदी कह सकते हैं, उसमें तीस्ता नदी बांग्लादेश के जगरंगपुर में मिलती है। और सहायक नदियाँ देखें तो रंगीत नदी इसका उद्गम सिक्किम से होता है और चित्रिका का निर्माण करती है और जहाँ पर रिवर राफ्टिंग की जाती है। और इसके जो अन्य तथ्य देखते हैं तो तीस्ता नदी जो कि दार्जिलिंग में गार्ज का निर्माण करती है। तीस्ता नदी दार्जिलिंग जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है वहाँ पर गार्ज का निर्माण करती है। इसके किनारे प्रमुख शहर देखें तो जलपाईगुड़ी तीस्ता नदी के किनारे शहर है और 1787 से पहले ये गंगा नदी की सहायक नदी थी। लोहित नदी उद्गम तिब्बत से, मुहाना सियांग नदी अरुणाचल प्रदेश में मिलती है। लोहित को खूनी नदी कहा जाता है। लोहा खून। प्रमुख शहर कीवथू लोहित नदी के किनारे। अब देखते हैं तो सुबनसिरी नदी उद्गम तिब्बत, हिमालय मिलती है ब्रह्मा नदी में लखीमपुर में। ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? सुबनसिरी। सुबनसिरी ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है। पूर्ववर्ती नदी इसे कहते हैं।
धनसिरी नदी देखें तो उद्गम लिहांस पर्वत चोटी नागालैंड में इसका उद्गम होता है। जो ब्रह्मपुत्र नदी असम में मिल जाती है, धनसिरी ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती है धनसिरी। और सहायक नदी देखें धनसिरी की, मोरा धनसिरी इसकी सहायक नदियाँ हैं। काजीरंगा इटक राष्ट्रीय उद्यान से प्रभावित होते हैं, काजीरंगा इटक राष्ट्रीय उद्यान से धनसिरी नदी प्रभावित होती है। दिबांग नदी देखें तो उद्गम मिसपी हिल्स तिब्बत से उद्गम होता है। मुआना सियांग नदी अरुणाचल प्रदेश में। सहायक नदियाँ डिम्स या एमेरा भी कहते हैं। दिबांग के बाद सियांग ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानी जाती है। बराक नदी देखें तो उद्गम नागालैंड मणिपुर सीमा पर। मुआना रेगना नदी बांग्लादेश से। प्रवाह देखें मणिपुर असम बांग्लादेश सुरमा। इस नदी पर राष्ट्रीय जल मार्ग क्रमांक 16 टिपाई मुख बांध मानसी राम व चेरापूंजी क्षेत्र स्थित है, बराक नदी के किनारे। समरी देखते हैं इसके। पश्चिम बंगाल के मालदा जिले के फरक्का नामक स्थान पर गंगा भागों में विभाजित करती है, जिसमें हुगली भागीरथी और पद्मा के भागों में विभाजित किया जाता है गंगा नदी को। और गंगा में बैक्टीरियोफेरिज नामक विषाणु पाए जाते हैं जो स्वतः शुद्धिकरण वाली नदी का दर्जा प्रदान करते हैं। गंगा लगभग 40 मिलियन लोगों के लिए जीवन रेखा है, 400 मिलियन लोगों के लिए जीवन रेखा है। अब देखते हैं भारत का जो अपवाह तंत्र। भारत अपवाह तंत्र को प्रवाह के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है, अरब सागर। अब हम प्रायद्वीपीय भारत का अपवाह तंत्र देखते हैं। सबसे पहले महानदी। इस नदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के निकट रायपुर के सिहावा की पहाड़ियों से होता है। उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती हैं और ब्रह्मणी तथा वेतरणी इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। और वेतरणी उड़ीसा के क्यूआर जिले में से निकलती है। यह नदी पूर्व की ओर उड़ीसा की तरफ प्रवाहित होती हुई पारादीप में अपना जल बंगाल की खाड़ी में मिलती है और इसका विस्तार छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में। महानदी का विस्तार छत्तीसगढ़ उड़ीसा में है। और अब देखते हैं गोदावरी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है और गोदावरी को बूढ़ी गंगा व दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। और इसका उद्गम महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्रिबिकेश्वर से होता है। यह महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में प्रवाहित होती है। यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी और भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। कौन सी? गोदावरी नदी। और इस नदी क्षेत्र में कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस प्राप्त होते हैं। ये देख सकते हो महानदी, जो कि यह महानदी उड़ीसा छत्तीसगढ़ में देख सकती हो कि इस पर जो नदियाँ मिलती हैं हसडो, मांड, हीराकुंड बांध ही महानदी पर है। गोदावरी रिवर जो कि महाराष्ट्र से निकलती है। ये रही गोदावरी नदी, इसका अपवाह तंत्र जो कि बंगाल की खाड़ी में मिलता है। पूर्णा। अब देखते हैं कृष्णा नदी। यह प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है और इसका उद्गम महाराष्ट्र के पश्चिम घाट से महाबलेश्वर नामक स्थान से होता है तथा यह महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में प्रवाहित होती है। कृष्णा नदी महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में प्रवाहित होती है और बंगाल की खाड़ी में अपना जल मिलाती है। यह पंचगंगा, दूधगंगा, कोयना, तुंगभद्रा, भीमा, घाटप्रभा व मूसी इसकी सहायक नदियां हैं। और कावेरी नदी, जो कावेरी, अब कृष्णा नदी पढ़ चुके हैं, अब देखते हैं कावेरी नदी। देखते हैं कावेरी नदी। इस नदी का उद्गम कर्नाटक की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होता है और दक्कन के पठार में प्रवाहित होती है। और इसी पर शिव समुद्र व श्रीरंगपट्टनम द्वीप का निर्माण करती है। और यह नदी मानसून तथा लौटते हुए मानसून दोनों वर्षा प्राप्त करती है और इसका विस्तार तमिलनाडु, कर्नाटक तथा केरल में है। इस नदी के द्वारा भारत का सबसे दूसरा बड़ा जलप्रपात शिव समुद्र बनाया जाता है। भवानी, अमरावती इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। अमरावती नदी देखें तो इसका उद्गम जो कि तमिलनाडु व केरल सीमा से होता है। तमिलनाडु में यह कावेरी में अपना जल मिलाती है।
ये रही कृष्णा नदी, भीमा, कृष्णा, ये रही गोदावरी, कृष्णा नदी, कावेरी जो कि कर्नाटक से इसका उद्गम है। अब देखें स्वर्णरेखा नदी, झारखंड राज्य में प्रवाहित होने वाली नदी स्वर्णरेखा नदी है। इसके ऊपर जो कि हुरंडू जलप्रपात का निर्माण होता है। स्वर्णरेखा नदी पर हुरंडू जलप्रपात का निर्माण होता है। यह पश्चिम बंगाल में बालेश्वर नामक स्थान पर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अब देखें नर्मदा नदी, इसका उद्गम छत्तीसगढ़ में स्थित मैकाल की पहाड़ियों के पास अमरकंटक से होता है। नर्मदा मध्य भारत के मध्य प्रदेश गुजरात राज्य में बहने वाली एक प्रमुख नदी है और इसके दक्षिण में सतपुड़ा और उत्तर में विंध्याचल पर्वत स्थित है और जबलपुर के निकट इस नदी पर धुआंधार जलप्रपात का निर्माण होता है। इसके द्वारा डेल्टा का निर्माण नहीं किया जाता है। अरब सागर में ज्वार मुख का निर्माण करती हैं। अरब सागर में मिलने वाली प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी है और तवा नदी इसका सहायक नदियां हैं। ताप्ती नदी देखें तो इसका उद्गम मध्य प्रदेश के ताप्ती नदी इसका उद्गम मध्य प्रदेश के सतपुड़ा पर्वत के में मलताई क्षेत्र से होता है। ताप्ती नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के सतपुड़ा पर्वत में मलताई क्षेत्र से होता है और यह भी भ्रश घाटी में बहने वाली नदी है। ताप्ती नदी भ्रश घाटी में बहने वाली नदी है और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश तथा गुजरात में यह प्रवाहित होती है और पूर्ण नदी सहायक नदी है और यह पूर्णा नदी इसकी सहायक नदी है। लूनी नदी राजस्थान पुष्कर पहाड़ियों में से सरस्वती व साबरमती दो धाराओं से उत्पन्न होती है जो कि कच्छ में अपना जल मिलाती है। अब देखें काली नदी, इस काली नदी देखें तो इसका उद्गम काली नदी का उद्गम कर्नाटक से होता है। यह अरब सागर में अपना जल मिलाती है और माही नदी जो कि मध्य प्रदेश में इसका उद्गम होता है और खंबात की खाड़ी में अपना जल गिराती है। लूनी नदी जो कि अपना कच्छ के रण में जल मिलाती है। काली नदी अरब सागर में अपना जल, माही नदी जो कि खंबात की खाड़ी में अपना जल मिलाती है। मीठी नदी देखें तो मुंबई में बिहार झील से इसका उद्गम होता है। मीठी नदी का उद्गम देखें तो बिहार में मुंबई में बिहार झील है, वहाँ से इसका उद्गम होता है। और शरावती नदी देखें तो इसका कर्नाटक के शिमोगा जिले में इसका उद्गम होता है और इसके द्वारा गरसोपा व जोग जलप्रपात का निर्माण करती है। अब देखें मांडवी नदी देखें तो इसे गोवा की जीवन रेखा कहता जाता है। मांडवी नदी को गोवा की क्या कहता है? मांडवी नदी को गोवा की जीवन रेखा कहा जाता है और कर्नाटक गोवा में यह प्रवाहित होती है। जुआरी नदी देखें, गोवा में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? जुआरी नदी है। भरतपुत्रा केरल के अन्नामलाई की पहाड़ियों से निकलने वाली नदी जिसे पोन्नानी के नाम से जाना जाता है। पेरियार देखें तो केरल की दूसरी सबसे लंबी नदी, केरल की जीवन रेखा पेरियार नदी जो कि केरल की जीवन रेखा पेरियार नदी। अपा के क्षेत्र के अनुसार प्रायद्वीपीय भारत की नदियां गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा और महानदी कावेरी हैं। अब देखते हैं भारत के जल प्रपात देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा जल प्रपात शरावती नदी पर जोग व गरसपा बनाया गया है और ऊंचाई के अनुसार सबसे ऊंचा जलप्रपात कर्नाटक के केचुकल जलप्रपात है और जो कि वाराही नदी पर स्थित है। ऊंचाई के अनुसार देखें तो जो कर्नाटक के कुचिकल जलप्रपात है जो कि वाराही नदी पर स्थित है और कावेरी नदी पर देखें तो श्री समुद्रम जलप्रपात जो कि निर्माण कर्नाटक में किया गया है। छत्तीसगढ़ में इंद्रावती नदी पर चित्रकूट जलप्रपात, इसे भारत का नियाग्रा कहते हैं। गोवा व कर्नाटक की सीमा पर मांडवी नदी पर दूध सागर जलप्रपात का निर्माण होता है और नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में धुआंधार जलप्रपात का निर्माण है। और भारत में जलवायु कौन सी है? भारत में जलवायु स्टेपी जलवायु प्रदेश बताना है। भारत में जलवायु जो स्टेपी जलवायु प्रदेश के बारे में ये क्वेश्चन है जो RS मेंस में पूछे जाते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन वो हम पढ़ेंगे। भारत में जो स्टेपी अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु जिसे BSHW और प्रायद्वीपीय भारत के जो इसे ना अर्थ ये जो भारत की जो स्टेपियन है इसको हम BSHW के द्वारा भी व्यक्त करते हैं। प्रायद्वीपीय भारत के वृष्टि छाया प्रदेश में यह जलवायु पाई जाती है और
इसके अतिरिक्त का विस्तार मध्यवर्ती राजस्थान के पश्चिमी पंजाब, हरियाणा, गुजरात के सीमावर्ती क्षेत्रों में है और जलवायु में ग्रीष्म काल में लगभग 60 सेंटीमीटर वर्षा होती है और यह यहाँ पर स्टेपी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखें तो ये आरएस मेंस में क्वेश्चन आते हैं। भारत में तटीय मैदानों को उप विभागों में विभाजित कीजिए और उनकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। प्रायद्वीपीय भारत में तटीय मैदानों को दो भागों में विभाजित किया जाता है, पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान। पूर्वी तटीय मैदान की चौड़ाई जो कि 100 से 300 किलोमीटर है और इसका निर्माण नदियों द्वारा होता है और इसकी उत्तरी सरकार व तमिलनाडु तट पर कोरमंडल तट के नाम से जाना जाता है। यह शीत ऋतु में लौटते हुए मानसून से बारिश करता है। विशेषताएं देखें तो पूर्वी तटीय मैदानी पर पाए जाने वाले जिले लेगून जिले हैं और यह तट नदी के द्वारा निर्मित है और यहाँ पर ढाल कम होने के कारण नदियों के द्वारा डेल्टा का निर्माण किया जाता है। पश्चिमी तटीय मैदान की चौड़ाई देखें तो 50 किलोमीटर है और गुजरात में काठियावाड़ी तक, महाराष्ट्र कोंकण तट, कर्नाटक में कन्नड़ व केरल में मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। इसकी विशेषताएं देखें, इस तट पर पाए जाने वाले जिले कयाल के नाम से जाने जाते हैं और केरल के तट पर पाए जाने वाले जो मोनोजाइट रेत व थोरियम की प्राप्ति होती है। यह यहाँ देख सकते हैं ये क्षेत्र है ना जो मध्य प्रदेश है, बिहार, ये क्षेत्र जो कि नाइट्रोजन और जैविक पदार्थों की कमी पाई जाती है और चूना फास्फेट और इसकी अधिकता पाई जाती है। और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर चूना फास्फेट, पोटाश की कमी और जैविक पदार्थ अधिक पाया जाता है। और जो यहाँ मध्य प्रदेश जो आदि महाराष्ट्र जो कि यहाँ ये दक्कन प्रायद्वीपीय पठार के देखें तो यहाँ लोहा वो चूना, कैल्शियम, पोटास, एल्युमिनियम की प्रचुरता, नाइट्रोजन, पोटास व ह्यूमस की यहाँ पर कमी पाई जाती है। इस क्षेत्र में देखें तो चूना, लोहा, चूना, पोटास और एल्युमिनियम की प्रचुरता पाई जाती है और नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैविक पदार्थों की इसमें कमी पाई जाती है।